नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। और इधर हम लोग लगातार चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे और चतुर्भुज में हम अभी तक स्क्वायर यानी वर्ग पढ़ चुके, आयत पढ़ चुके, समचतुर्भुज पढ़ चुके, समांतर चतुर्भुज पढ़ चुके और समलंब चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। आज हम चतुर्भुज के अंतिम कड़ी पे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। छोटी सी प्रॉपर्टी, आइए जाना जाए कि इसके बारे में क्या होता है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज की दो पहचान होगी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका कि चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो जाए तो वो चतुर्भुज साइक्लिक होगा। ये यानी जो पहली पहचान हमने ये बताई वो ये बताई कि शीर्ष जो है चतुर्भुज का शीर्ष एक वृत्तीय होना चाहिए, एक वृत्तीय होना चाहिए। ये बातें। दूसरी बात है कि अगर सर्किल नहीं बना है तो उनके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। यानी दूसरा, अगर चित्र नहीं बना है यानी सर्कल नहीं है तो कोण ए और कोण सी का मान बराबर होना चाहिए कोण बी प्लस कोण डी का मान, और ये रिजल्ट किसके होना चाहिए? 180 अंश। तो एक बात को ध्यान यहाँ पे रखना है बच्चों कि अगर चित्र बना है और ये चक्रीय दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। और अगर चित्र नहीं बना है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा चतुर्भुज बना करके दे दिया जाए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये कहा जाए कि ये और ये मिलकर के 180 हो रहा है और ये मिलकर 180 हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि अगर हम कोई सर्किल ऐसा ड्रा करें जो इन तीन शीर्षों से होकर के गुजरे तो वो निश्चित है कि चौथे शीर्ष से होकर अवश्य गुजरेगा। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि अगर शीर्ष वृत्त पर है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, और अगर वृत्त नहीं है और आमने सामने के कोणों का योग 180 हो रहा है तो आप ये समझ जाओ कि अगर तीन शीर्ष से वृत्त गुजरे तो चौथे शीर्ष से वृत्त वह अवश्य गुजरेगा, या चौथा शीर्ष निश्चित रूप से उसी वृत्त पर होगा। ये दो पॉइंट है इनका। और हम तीसरी बात करें कि मान लेते हैं इनकी भुजा जो है वो ये ए है और इस भुजा की लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है और इसकी लंबाई डी है। यानी हम तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि समचतुर्भुज का जो चक्रीय चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो देखो वो क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखो, हीरोज फार्मूले का प्रयोग करके सूत्र डिजाइन होता है। मैं यहाँ प्रूफ नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं तार्किक दृष्टि से प्रूफ करूँगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप यानी S, और क्या होगा? चारों भुजाओं की योग का आधा यानी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 होगा। अर्ध परिमाप निकालने के बाद क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर देखिएगा। ये उसी तरह से है जैसे आप फिरोज से त्रिभुज निकालते थे, और आपको याद होगा कि जब मैंने त्रिभुज निकाला था और √S लिखा था तो हमने कहा था नहीं, ये S माइनस 0 है, एक्चुअली चौथी भुजा को लिया गया। यहाँ पर चूँकि चारों का मान है इसलिए हम S नहीं बल्कि चारों भुजा को घटाते हुए लिखेंगे, S माइनस बी, S माइनस सी और S माइनस डी। बस इस फार्मूले का अगर आप प्रयोग कर लेते हो तो आप चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बहुत आराम से निकाल सकते हो। अब बात आई कि आपको भरोसा कैसे हो कि ये सूत्र सही है कि गलत है। याद करिए, अभी अभी हमने आपसे ये कहा कि ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने के कोणों का योग 180 हो जाए वो चक्रीय होगा। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो कौन से ऐसे चतुर्भुज हैं जो ऑलवेज साइक्लिक होंगे, हमेशा चक्रीय होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा, आयत और वर्ग।
अब देखिए आयत और वर्ग की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूं और इस सूत्र की प्रमाणित करते हुए मैं एक लॉजिक दे रहा हूं कि कैसे ये सूत्र को हम सही माने। देखिएगा, मैं s को क्या निकाला हूँ, मैंने s को निकाला है अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 लिया था और ये सूत्र बना था। अब आप यहाँ पर बच्चे देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जो आयत है, क्योंकि आयत तो हमेशा चक्रीय होगा। क्यों होगा चक्रीय भाई? क्योंकि उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि ये 90 है, यहाँ भी 90 होता है 180, ये 90 है, यहाँ भी 90 होता है 180, तो ये चक्रीय है। और आपको ये पता है कि आयत का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर ये सूत्र सही है, ये सूत्र हर चक्री के लिए है, तो ये सूत्र आयत का भी क्षेत्रफल निकालेगा। तो चलो देखो, इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, ऐसा मान लेते हैं। ये भी l होगा, ये भी b होगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं इसका अर्ध परिमाप s। अब देखो s बराबर क्या होगा, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी बाई 2। थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान से देखिएगा, यल यल 2l बी बी 2b 2 कामन लिया तो सीधे सीधे आ गया l प्लस बी। ठीक है, अब देखो हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, तो सूत्र में हम इसको रखने जा रहे हैं। s का मान ये आ गया, l घटा दो, तो इसमें से l घटाओगे तो बोलो बचेगा क्या, b बचेगा। ये s है, में से b घटा दो तो क्या बचेगा, l बचेगा। s का मान ये है, तीसरी भुजा l है, घटा दो, b बचेगा। और s का मान ये है, चौथी भुजा b है, b घटा दो, l बचेगा। देखो ये अंडर रूट में आ गया, यल स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, एल बी। और आपने देखा कि आयत का क्षेत्रफल एल बी होता है, और एल बी हमने इस सूत्र की सहायता से निकाल लिया। तो इसी को ज़रा सा स्क्वायर पर देखिएगा कि अगर हम इसको स्क्वायर पर देखें तो क्या ये स्क्वायर को भी सही से हल करता है। ध्यान दीजिएगा, देखो अब हम स्क्वायर को एक साइक्लिक कोलेटरल मान सकते हैं, और ये देखो स्क्वायर है तुम्हारे सामने, ये स्क्वायर है, यानी ये a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो a का स्क्वायर होगा, यही तो एरिया होगा। अब आप निकालो यहाँ से सेमी पैरामीटर, तो हो गया a प्लस a प्लस a प्लस a बाई 2। अब देखो ये आ गया 2a। अब देखिएगा एरिया का मान क्या आएगा, अंडर रूट s माइनस a है, a में से a निकालोगे a आएगा, फिर s में से a निकालोगे a आएगा, s में से a निकालोगे a आएगा, और देखो ये आ गया अंडर रूट a पर 4, और इसका मान बोलो क्या आ गया, a का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता भी है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भुजा का स्क्वायर निकाले। तो अब आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा कि अगर चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो रहा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। और आइए अब हम जाने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलीगन यानी बहुभुज। इसे आप बड़े धैर्यता के साथ देखिएगा, और बहुभुज से सवाल मैं कहूँ तो 90% से ऊपर हमेशा रहा है संभावित, और हर एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित रहा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पॉलीगन्स यानी बहुभुज। अब मैं बेटा यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं करने वाला हूँ कि बहुभुज क्या होता है। देखिए, बहुभुज की परिभाषाएं दो मिलती हैं। एक तो मिलती है 3 अथवा 3 से अधिक भुजाओं सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति बहुभुज होती है। फिर कई मिलती है कि 4 और 4 से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति बहुभुज होती है। बहुभुज को 3 भुजा पर माना जाए या 4 से शुरू करके उससे अधिक माना जाए, तो इसमें एक बात आती है विकर्ण का। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, विकर्ण हमेशा बहुभुज में होता है। इसीलिए त्रिभुज को बहुभुज नहीं मान सकते। फिर त्रिभुज को बहुभुज कहने की बात कैसे आई? तो त्रिभुज
एक्चुअली बहुभुज के नियमों का पालन करता है, और बहुभुज के नियम का पालन करने की वजह से त्रिभुज को भी बहुभुज की श्रेणी में मान लिया जाता है। लेकिन गणनात्मक दृष्टि से अगर डेफिनेशन हो तो 4 अथवा 4 से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति या बंद आकृति बहुभुज होगी। तो बहुभुज की शुरुआत चतुर्भुज से शुरू होकर यनभुज तक जाती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए अभी हम थोड़ा सा धीरे धीरे चल कर के आगे बढ़ते हैं, और बहुभुज को उतना ही आपको लेना है जितनी आपकी ज़रूरत है। देखिए, बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं होती हैं। जैसे हमने ये ले लिया, देखिए ये एक पेंटागन है, एक पंचभुज है। ये ए, ये बी, इसे सी, इसे डी और इसे हमने ई माना। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि किसको क्या कहते हैं, फिर उसी को हमको पढ़ाना है। देखिए, इस तरह से जो ये अंदर अंदर कोण बना हुआ है, ये जो अंदर अंदर कोण बना हुआ है, ये जो अंदर अंदर कोण बना हुआ है, इसे हम कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण इन एंगल, ठीक है। अब देखो जरा, जो ये बाहर से कोण ये बना है, इसे हम कहते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण। और अगर मैं एक भुजा को आगे बढ़ा दूं, चाहे इसको, और जो ये रिजल्ट बन के आता है, इसे हम कहेंगे बहिष्कोण। थोड़ा सा इस सारे बिंदुओं को पढ़ना है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। और ये मान लीजिए इस बहुभुज का परिकेंद्र है, और अगर इस भुजाओं से, अगर इस भुजा को केंद्र से मिला दिया जाए, तो जो यहाँ पर कोण बनता है, इसे कहा जाएगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। तो अब आप ध्यान रखिएगा, ये 4 बिंदुओं का नाम हम पढ़ाते समय बराबर उठाएंगे। केंद्रीय कोण, बाह्य कोण, अंतःकोण, बहिष्कोण। ओके, चलिए अब हम बहुभुज के बारे में बात करते हैं। देखिएगा कि बहुभुज में हम कुछ पॉइंट्स को ले रहे हैं। अब हम ये लेते हैं कि मान लिया, ध्यान से देखिए, हमने ये लिया इसमें कि मान लिया बहुभुज में n भुजाएं हैं। चलो, ये हमने मान लिया कि बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं, n भुजा है। उसी तरह से जैसे अगर मैं 5 भुजा का बनाता हूँ तो पंचभुज, ये पंचभुज, यानी यहाँ पर n बराबर कितना है, 5 है। हमने ये माना है कि इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं बच्चों, 5। अब आप ये देखना कि मैंने यहाँ पर केवल बहुभुज लिखा है, इसे थोड़ा सा सजग रहिएगा। मैंने सम बहुभुज नहीं लिखा है, केवल बहुभुज लिखा है। तो इसमें हमारा पहला फॉर्मेट बन करके आता है कि किसी n भुज, n भुज मतलब उसमें भुजाएं कितनी है, n, के कुल अंतः कोणों का योग क्या होगा। यानी अब हम बात कर रहे हैं किसका किसका, इसका, 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 इसका और है उसका। तो देखिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो, बल्कि डिग्री यहाँ लगाना ठीक नहीं, यहाँ लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर n बराबर कितना है, 5 है। तो अगर मैं इस θ1, θ2, θ3 मान लूँ, θ4 मान लूँ, इसे θ5 मान लूँ, और इन सभी को जोड़ें, यानी हम क्या जोड़ें, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ n बराबर 5 है, फार्मूला हम यूज करेंगे 5 - 2 × x
3 18 तिया 54, यानी पंचभुज के कुल अंतः कोणों का योग बोलो कितना होगा, 540 अंश होगा। चलिए अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ चित्र को, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूसरा डायग्राम बनाऊँगा। अब देखिएगा आ गया कि किसी यनभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की कुल संख्या, कुल संख्या, तो देखिएगा फार्मूला बन के आता है n-3/2, जहाँ पर n क्या है बाबू, n उनकी भुजाओं की संख्या है। अब जैसे अगर n बराबर 5 ले लिया जाए तब इसमें कुल कितने विकर्ण निकल कर आएंगे, सूत्र के अनुसार पहले आप देखें फिर मैं चित्र में दिखाऊं। n का मान 5 है, तो देखो मैं यहाँ लिखूँगा n की जगह 5 गुणे 5 - 3/2। देखो 5 से 3 निकला, 2 से 2 कट गया, बोलो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब वो 5 विकर्ण कहाँ है उसे देखो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, चलो अब मैं यहाँ से विकर्ण खींच रहा हूँ। विकर्ण हमेशा अल्टरनेटिंग पॉइंट को छोड़कर, जैसे 1 लिया 2 को छोड़ दे, तीसरे को मिलाओ तो ये एक डायगोनल आता है। उसी तरह से ये लिया, इसको छोड़ दो, इसको मिलाओ तो देखो ये इसका दूसरा डायगोनल आता है। उसी तरह से ये लिया, इसको छोड़ दो, इसको मिलाओ तो ये देखो तीसरा डायगोनल हो गया। ये लिया, इसको छोड़ दो, इसको मिलाओ, देखो ये चौथा हो गया, और ये बोलो क्या हो गया, 5वां हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने 5 रेड लाइन खींची है ये इनके क्या है, विकर्णों की संख्या है, तो 5 आया। अब मैंने वो जो बात कही थी कि त्रिभुज को हम बहुभुज क्यों नहीं मानेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर त्रिभुज में विकर्ण नहीं है तो वो बहुभुज की श्रेणी में नहीं आएगा। विकर्ण की संख्या को 0 नहीं माना जा सकता। अब जैसे देखो n का मान अगर हम 3 ले लें तो आओ देखें कि त्रिभुज में विकर्ण क्या होगा। तो देखिए हमारा फार्मूला है n-3/2। अब बताओ ये तो हो गया 3, अब देखो 3 - 3/2 ये तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, और यही कारण है कि त्रिभुज को हम बहुभुज नहीं माने। ठीक है, अब आगे देखते हैं खंडभुज। चलिए ये तो आपका सूत्र हो गया। अब मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ उठाने वाला हूँ, उसे आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम n का मान 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, यानी अब देखिए हमारा ये खंडभुज आ गया। देखिएगा ये अब इसमें हम विकर्ण निकालें तो देखो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होने वाला है, विकर्ण बराबर होगा, सूत्र एक बार मैं दोहरा देता हूँ, n-3/2 बराबर, n का मान 6 है, 6 रखिए, 6 गुणे n-3, 3/2, देखो ये कट के 3, बोलो कितने आ गया, 9 विकर्ण आ गया। अब मैं 9 विकर्ण आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, लेकिन इससे ज़्यादा आप n का मान रखेंगे तो चित्र बहुत जटिल बनेगा, टाइम बर्बाद जाएगा, तो आप यहाँ से केवल समझ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ आपको स्पेशल भी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से। और अभी हम लोग जब पढ़ेंगे समबाहुभुज तो वहाँ पर इसकी चर्चा होगी। तो देखो 9 विकर्ण होना चाहिए। देखिए मैंने खींचा ये 1, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, 2, ये देखिएगा 3, ये देखिएगा 4, ये देखिएगा 5, ये देखिएगा 6, यानी अभी तक हम लोगों ने 6 ठो विकर्ण बनाया। तो अब आप ये ध्यान रखो कि ये जो 6 विकर्ण होते हैं इन्हें हम कहते हैं लघु विकर्ण, लघु विकर्ण। चलिए ये 6 को लघु विकर्ण कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ा था, अब मैं 2 पॉइंट छोड़ता हूँ। जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ
इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये ले लिया, इसको मैं मिला दूं तो देखो एक डायगोनल इसका ये आ गया। फिर मैं यहाँ से चलूँ तो इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, ये वाला ले लूं, देखो ये 6 हो चुका था, ये 7 हो गया। अब मैं इसको मिला दूं तो ये 8 हो गया। फिर मैं यहाँ से चलूं, इसको छोड़कर इसको मिला दूं तो ये देखिएगा ये आपका 9 हो गया। लेकिन क्या और विकर्ण बनेंगे? तो अब देखो यहाँ से चलें, इसको छोड़कर इसको मिला दें, मिल चुका है। यहाँ से चलें, इसको छोड़ करके ये मिला दे, मिल चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कुल 9 विकर्ण तैयार हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेड कलर का है इसे हम कहेंगे दीर्घ विकर्ण। पूछता है लघु विकर्ण, दीर्घ विकर्ण पर सवाल, तो अभी हम उसको उठाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूं। आगे बढ़ूं, आइए। यहाँ तक बेटा हमने क्या किया? बहुभुज पढ़ा केवल। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो समबाहुभुज पढ़ने जा रहे हैं। याद ये रखना होगा कि ये जो 2 सूत्र आपको हमने बताया, एक विकर्ण की संख्या निकालने का तरीका और दूसरा उसके कुल अंतःकोणों का योग निकालने का तरीका, वो बहुभुज चाहे सम हो चाहे वो बहुभुज सम न हो, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। यानी अब हम सूत्र नंबर 3 पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशल केस पढ़ेंगे किस पर? समबाहुभुज पर। अब आइए देखिएगा समबाहुभुज का केस यहाँ से लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम यहाँ से ले रहे हैं समबाहुभुज, लेकिन समबाहुभुज के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा भी कर लूँ। यानी इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। ध्यान रखिए समबाहुभुज उसे कहते हैं जिनमें ये 2 बातें हों। पहली ये बात हो कि उनकी जो भुजाएं हैं वो लंबाई में समान होना चाहिए, भुजाएं समान हों लंबाई की दृष्टि से। अब आप यहाँ पर तो समबाहुभुज पढ़ रहे हो तो यहाँ पर भुजा का ही सेंस है, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक दूसरा भी नहीं सेटिस्फाई करेगा वो रेगुलर पॉलीगन होगा ही नहीं। तो दूसरा क्या है भाई? दूसरा है कि प्रत्येक शीर्ष कोण समान होना चाहिए। प्रत्येक शीर्ष कोण भी बोलो क्या होना चाहिए? इनका समान होना चाहिए। यानी जब भुजा समान होगी और प्रत्येक शीर्ष समान होगा तभी जा कर के वो रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, अब बताइए क्या समचतुर्भुज को समबाहुभुज कहा जाए? समचतुर्भुज को क्या समबाहुभुज कहा जाए? ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या समचतुर्भुज को समबाहुभुज कहा जाए। तो देखो इसमें पहला नियम तो फॉलो कर रहा है कि इसकी 4 की चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन डियर इनके चारों कोण बराबर नहीं होंगे, केवल आमने सामने का कोण बराबर होगा। इसलिए भुजा समान होते हुए भी समचतुर्भुज को समबाहुभुज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ओके, अब देखिए तो बताइए वो कौन सा चतुर्भुज है जो समबाहुभुज होगा? वेरी गुड, वर्ग। क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग का चारों शीर्ष कोण भी बराबर होता है। तो ये चीज़ तो आपने समझ लिया कि समबाहुभुज वो बहुभुज होगा जिसमें 2 बातें होंगी। पहली कि उनकी सभी भुजाएं लंबाई में समान होनी चाहिए, और जो दूसरी बात होगी वो ये होगी कि इनका प्रत्येक शीर्ष कोण भी लंबाई आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं समबाहुभुज के कुछ टॉपिक को। तो देखिएगा अब हम यहाँ पे लेते हैं कि ध्यान रखिएगा जो 2 सूत्र इससे पहले आप पढ़े हैं वह भी इसके लिए अप्लीकेबल है। समबाहुभुज के लिए अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यानी फार्मूला नंबर 3 जो केवल इसके लिए होगा। तो अब देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ कि n भुजा वाले n भुजा वाले किसी सम बहुभुज का प्रत्येक
शीर्ष कोण, देखिए वहाँ पर क्या था, योग था, यहाँ पर हम प्रत्येक शीर्ष कोण की बात करेंगे कि प्रत्येक शीर्ष कोण कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, होगा n-2 इंटू 180 अपान n डिग्री। जैसे अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न ले लूँ कि समखंडभुज रेगुलर हेक्सागन के प्रत्येक शीर्ष कोणों का मान क्या होगा, के प्रत्येक शीर्ष कोणों का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर समखंडभुज आ गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपके लिए हिंट कर दूं कि जिस बहुभुज के साथ सम शब्द लगा होगा वो सम बहुभुज होगा केवल और केवल सम चतुर्भुज को छोड़कर। अब यहीं पर बात मैं कर दूं कि जैसे समबाहु त्रिभुज आ गया, समबाहु त्रिभुज आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, तो देखो इसमें सम शब्द लगा है और समबाहु त्रिभुज उन सभी नियमों का पालन करेगा जो किसी भी समबाहुभुज के नियम के अंतर्गत आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो देखिए n बराबर आपने क्या रखा, 3, तो देखो ये हो गया 3 माइनस 2 गुणे 180 और आ गया 180 अंश, यहाँ भी फॉलो किया। फिर मैं कहूँ कि समबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ से भी आप वही लिख रहे हो, 3 माइनस 2 गुणे 180 बटे 3 n की जगह, तो देखो ये 1 हो गया, ये कट के 60 आ गया और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष कोण 60 अंश का होता है। तो ये मेरे कहने का आशय यहाँ पर था कि चूंकि समबाहु त्रिभुज समबाहुभुज के नियम का पालन करता है, इसलिए लोग कहीं कहीं आपको बहुभुज के अंतर्गत त्रिभुज को सम्मिलित करते हुए आप पा जाएंगे, लेकिन विकर्ण के अनुसार डियर हमें त्रिभुज को बहुभुज नहीं मानना चाहिए। चलिए अब आ गया कि किसी समखंडभुज के प्रत्येक शीर्ष कोणों का मान क्या होगा, यानी आपसे प्रश्न कुछ ऐसा है। देखिए ये है समखंडभुज और आपसे एक कोण का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या निकाल लेंगे, प्रत्येक शीर्ष कोण का मान n बराबर 6 रखना है, तो हो गया 6 माइनस 2 गुणे में हो गया 180 बटे में 6, देखो यहाँ पे 4 है, ये तो कट गया 3 और ये सॉल्व होके आ गया 4 गुणे 30 बराबर हो गया बेटा कितना, 120 अंश, यानी प्रत्येक खंडभुज के शीर्ष कोणों का मान कितना होगा, 120 अंश होगा। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, 120, 120 होगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए ये तो रहा कि जब हम किसी n भुजा वाले किसी समबाहुभुज के प्रत्येक शीर्ष कोण की गणना करते हैं तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब आते हैं हम चौथे फार्मूले पर। चौथे फार्मूले को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर पूछा, हाँ यहाँ मैं लिखता भी चलूँ क्योंकि अभी हमको ज़रूरत आएगी इसकी। तो हमने क्या लिखा, n-2 इंटू 180 अपान में n। अब बेटा यहाँ से हम उठाते हैं चौथे नंबर पर कि n भुजा के किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण, एक्सटेंडेड एंगल, बहिष्कोण। यहीं पर एक जानकारी आपको और होने वाली है जो हमने आपको याद होगा कि जब मैंने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ाई थी, जो नए बच्चे होंगे ध्यान रखेंगे वो एंगल का जा करके वीडियो देखेंगे, तो हमने कहा था कि किसी भी बहुभुज के चाहे उसमें जितनी भुजाएं हों, अगर उनके सारे बहिष्कोणों को जोड़ दिया जाए तो उसका योग हमेशा रहेगा कितना, 360 अंश। और ये यहाँ पर जाकर प्रूफ होने जा रहा है। चलिए अब बहिष्कोण का मान देखो कैसे निकालेंगे। ये हमारा मान लो एक कोई बहुभुज है, चलो हमने एक समबाहुभुज ले लिया और हमें चाहिए बहिष्कोण यानी इसकी वैल्यू थीटा का। और ये क्या है भाई, ये चूँकि ये समबाहुभुज है तो इसके अंतःकोण का सूत्र हम यहाँ से निकाल चुके हैं, n-2 इंटू 180 अपान में बोलो क्या n। अब आप ये बताओ कि ये पूरा का पूरा कोण 180 होगा। अगर मैं 180 में से इतने को निकाल दूं तो बताओ बहिष्कोण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। अब देखो बहिष्कोण का मान मैं यहाँ से हल करने जा रहा हूँ कि 180 माइनस एक ठो अंतः कोण गुणे में 180 बटे में n। चलो देखो यहाँ से n हो गया हमारा एलसीएम, और यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि n भुजा के किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, मुझे यहाँ लिख देना है कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान मैं निकाल रहा हूँ। तो चलो ये एक बहिष्कोण का मान निकल रहा है, n यहाँ गुणा करता हो गया कितना 180 n, 180 यहाँ गुणा करे तो हो जाएगा 180 n, माइनस माइनस प्लस होके हो गया 360। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बताओ बहिष्कोण का मान कितना आ गया 360 बटे n। यानी अगर किसी भी हम बहिष्कोण की बात करें तो ये वैल्यू बोलो कितनी होगी 360 बटे n होगी। अगर बहुभुज समबाहुभुज है तो उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान बोलो कितना होगा 360 बटे n होगा। अब आप ये बताओ कि इसमें n कितना है 5 है, तो देखो कै बहिष्कोण बन रहा है, 1, इसे आगे बढ़ा दिया 2, इसे आगे बढ़ा दिया 3, यहाँ पर देखो इसे बढ़ा दिया तो ये हो गया 4, कोई एक ही लेना है, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, और अगर इसे आगे बढ़ा दिया तो ये हो गया 5। क्या देख रहे हो बच्चों कि जितना n का मान है उतने बहिष्कोण है। और बताओ एक बहिष्कोण की वैल्यू 360 बटे n है, और अगर उसमें भुजा की संख्या n है तो कुल कितने बहिष्कोण बनेंगे, n बहिष्कोण बनेंगे। और एक बहिष्कोण का मान अगर 360 बटे n है और कुल n बहिष्कोण बन रहा है, तो बताओ टोटल बहिष्कोण का योग। देखो n से n कट गया, मतलब यहाँ भुजा का कोई मतलब भी नहीं है, ये वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गई, और वो वैल्यू कितनी हो गई 360 अंश हो गया। ठीक है, तो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोग को, वेरी गुड। तो अब आप इसको ध्यान रखिएगा, n भुजा के किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा 360 बटे n होगा। चलिए ये सूत्र आप ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा लिखा हुआ है तो उसमें छुप जाए, आपका रिजल्ट ये है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब समबाहुभुज की बात करते हैं। और अब आते हैं हम मैं इसको रफ करके यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने निकाला कैसे। तो ये हो गया 360 बटे n। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं आपको। और अब आया यहाँ से पांचवा फार्मूला इसका कि n भुजा के किसी समबाहुभुज का प्रत्येक केंद्रीय कोण, देखिए सब नाम आ रहा है, प्रत्येक केंद्रीय कोण। अभी जब मैं वृत्त पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। अब आप ये बताइए कि अगर हमने एक समबाहुभुज खींच दिया, ध्यान रखिएगा समबाहुभुज का ये परिकेंद्र होगा, यानी सर्किल इनके शीर्षों से होकर जाएगी, और एक भुजा अगर यहाँ बना रहा है तो आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से एक सर्किल गुजरते हुए सर्किल की कल्पना कर लें तो आप देखो ये भी जीवा है, 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 और समबाहुभुज है इसलिए सारी जीवाएं बराबर हैं। और अगर सारी जीवाएं बराबर हैं तो निश्चित रूप से इनकी भुजाओं के द्वारा जो कोण बनेगा वो सारे के सारे कोण बोलो क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। और ये टोटल कोण कितना होता है 360 होता है। और अगर इसमें n भुजा है तो n भाग में बढ़ जाएगी, तो बताओ उसका केंद्रीय कोण कितना आ गया 360 बटे n आ जाएगा, 360 बटे n आ जाएगा। और इस तरह से हम इनके केंद्रीय कोण का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 फार्मूले आपको हमने दिया, ये 3 फार्मूले हैं समबाहुभुज के लिए, और 2 फार्मूले हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, वो है किसी भी बहुभुज के लिए, चाहे बहुभुज सम हो और चाहे बहुभुज सम न हो। अब बात आई 2-3 पॉइंट्स और इसके रह जाते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बहुभुज के कुछ चीज़ें, बहुभुज में क्या क्या रह जाएगा मैं बता दूं। जैसे समखंडभुज की छोटी विकर्ण और बड़े विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे अगर भुजा दिया है तो,
समबाहुभुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये टॉपिक हमारा रह गया। और रह गया कि अगर किसी समबाहुभुज, देखिए समबाहुभुज के एकांतर शीर्षों को मिला करके एक सितारा बनाया जाए, ये सवाल मेंस में पूछा है कि स्टार बनाया जाए, तो इस स्टार के इस शीर्ष कोणों का योग क्या होगा या एक कोण का मान क्या होगा। कुछ ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो हम अगले वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। और अब उसको पढ़ाने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ज्योमेट्री यहाँ पर ब्रेक करेंगे क्योंकि अभी ज्योमेट्री बहुत लंबी है, बहुत कुछ ज्योमेट्री में है, तो यहाँ ब्रेक होगा और अब कुछ प्रश्नों पे एक्सरसाइज कर लिया जाए, कम से कम 150-200 प्रश्न कर लिया जाए। और आप लोग थोड़ा सा संयम बनाइएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिख के कराना पड़ेगा आप लोगों को, तो थोड़ा वक्त जाएगा, वीडियो की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आप पूरी वीडियो को तन्मयता के साथ देखिए, अच्छे से देखिए और अपनी पढ़ाई करिए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, कितना आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं, आपके अनुसार वीडियो में दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, इस पर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और आप मेरे को वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों से बताइए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।